वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लास फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं हमारी जो फिजिक्स के टॉप 100 क्वेश्चन वाली सीरीज़ है उसका पार्ट नंबर 7 है। यदि दोस्तों आपने पहले वाले 6 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें। दोस्तों इस पार्ट के अंदर भी हम ऐसे ही अच्छे यानी 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि दोस्तों हम आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों की यानी कि फिजिक्स के क्वेश्चनों की तैयारी कराते हैं। ये क्वेश्चन आपके दोस्तों एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। दोस्तों ये सभी जो क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ रेगुलर बने रहिए और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जैसे ही नई वीडियो अपलोड होती है दोस्तों आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप यानी तुरंत उसका लाभ उठा पाएँ। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं आज के इस क्वेश्चन को। एक ही पदार्थ के 4 तारों पर जिनकी विमाएं नीचे दी हुई हैं समान भार लटकाया जाता है, तो इनमें से किस तार की लंबाई में सबसे अधिक वृद्धि होगी। यानी फ्रेंड्स आपको दिया हुआ है कि कोई 4 तार हैं, वो चारों तार एक ही पदार्थ के बने हुए हैं और उन पर समान भार यदि नीचे लटकाया जाता है तो इसकी जो लंबाई में वृद्धि होगी वो हमें बताना है कौन से तार की लंबाई में सर्वाधिक वृद्धि होगी। यदि इसकी लेंथ और जो रेडियस है वो चारों तार की हमें दी हुई है। दोस्तों हम जानते हैं जो हमारा प्रत्यास्थता गुणांक का जो फॉर्मूला होता है यानी y इज इक्वल टू होता है वो होता है हमारा प्रतिबल यानी एफ अपॉन में ए को अपन लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, अपॉन में होती है विकृति यानी डेल्टा एल अपॉन लैन। यानी जो प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा प्रतिबल अपॉन में विकृति होती है, तो प्रतिबल हो गया एफ अपॉन में ए और जो विकृति होगी डेल्टा एल अपॉन एल हो गई। दोस्तों यहाँ से यदि अपन डेल्टा एल का मान निकालते हैं तो ये जो हमें प्राप्त होता है वो हमें प्राप्त होता है एफ, ये एल ऊपर जा जाएगा तो एफ एल अपॉन में हमें पाई आर स्क्वायर और इंटू में ये वाई आ जाता है, यहाँ पर ये प्राप्त होता है। तो इस फॉर्मूले पर में देखते हैं कि दोस्तों चारों तारों पर जो भार लटका गया है वो समान भार लटकाया जाता है, तो एफ का मान कांस्टेंट रहता है, पाई का मान भी हमारा नियत रहता है और चारों तार एक ही पदार्थ के हैं तो इसके लिए वाई का मान भी नियत है। यानी प्रत्यास्थता गुणांक का मान भी जो पदार्थ पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों डेल्टा एल जो हमें प्राप्त होता है वो समानुपाती किसके प्राप्त होता है एल अपॉन आर स्क्वायर के, यानी जिसके लिए एल अपॉन में आर स्क्वायर का जो रेशियो है वो सर्वाधिक होगा उसके लिए डेल्टा एल यानी सर्वाधिक होगा, यानी लंबाई में सर्वाधिक यानी वृद्धि होगी। और जिसके लिए एल अपॉन आर स्क्वायर का मान सबसे कम होगा उसकी लंबाई में वृद्धि सबसे कम होगी। तो अपन एल अपॉन आर स्क्वायर का मान चारों तार के लिए निकालते हैं। यदि ए ऑप्शन वाले के लिए देखते हैं तो लेंथ का मान हमें दिया हुआ है 100 और जो रेडियस दी हुई है वो हमें 1 दी हुई है। यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो एक ही प्राप्त हो जाएगा, तो रेशियो हमारा प्राप्त हो गया 100। दोस्तों दूसरे तार के लिए अपन निकालेंगे तो इसकी जो लेंथ हमें दी हुई है 200 और जो रेडियस दी हुई है वो हमें दी हुई है 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे 4, तो ये अनुपात हमारा प्राप्त यानी 50 प्राप्त हो गया। तीसरे वाले ऑप्शन के लिए देखते हैं तो हमें लेंथ दी हुई है 300 और रेडियस दी हुई है हमें 3, तो इसकी स्क्वायर करेंगे तो 9, तो इसका जो अनुपात आएगा तो हो जाएगा 30 यानी 33 या 37 के समथिंग कुछ आएगा। दोस्तों इसको निकालें यानी 30 वाले में ही आएगा। और यदि चौथे तार के लिए अपन देखते हैं कि इसकी लेंथ का मान हमें दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर और रेडियस दी हुई है 0.5 mm, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। तो दोस्तों यदि अपन इसका रेशियो निकालेंगे तो हमें प्राप्त होता है 200। दोस्तों अपन देखते हैं कि एल अपॉन आर स्क्वायर का जो मान है वो सर्वाधिक प्राप्त होता है डी ऑप्शन वाले के लिए, तो इसकी लंबाई में वृद्धि सर्वाधिक होगी। और न्यूनतम प्राप्त हुआ है सी ऑप्शन वाले के लिए, तो इसके लिए जो लंबाई में वृद्धि होगी वो सबसे कम होगी। हमें पूछा गया है सबसे अधिक वृद्धि होती है तो वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी वाले के तार में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट के खेल में प्रयुक्त एक बल्ले का उसके दरुमान के अंदर से काटा जाता है जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है तब। यानी दोस्तों कोई बैट है जो क्रिकेट के अंदर यूज लिया जाता है, उसको यदि उसको दरुमान के अंदर दोस्तों बल्ले का दरुमान के अंदर नीचे वाले भाग की ओर होता है, तो यदि इसको दरुमान के अंदर से काटा जाता है तो आपको बताना है कि उसके नीचे वाले भाग का दरुमान अधिक हो गया ऊपर वाले भाग का दरुमान हो गया, दोनों का समान हो गया, किस प्रकार से दोनों में संबंध होगा दोस्तों आपको ये बताना है। दोस्तों हम याद रखना कोई भी वस्तु हो यदि उसके एक भाग का द्रव्यमान अधिक है दूसरे भाग का द्रव्यमान कम है तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो अधिक वाले भार की ओर है, जिस भाग का द्रव्यमान अधिक होता है उसकी ओर विस्थापित होता है। यानी कि यदि इस भाग का द्रव्यमान अधिक है तो इस ओर विस्थापित रहेगा।
दोस्तों बल्ले का जो द्रव्यमान के अंदर है वो इसके नीचे वाले भाग की ओर होता है, तो इसका मतलब होता है कि नीचे वाले भाग का द्रव्यमान अधिक होता है। यदि इसको द्रव्यमान के अंदर से काटा जाएगा तो इसका जो नीचे वाले भाग होगा उसका द्रव्यमान अधिक होगा और हत्थे वाले भाग का द्रव्यमान कम प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी जो नीचे वाला टुकड़ा होगा वो अधिक द्रव्यमान का होगा। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण F इजिकल टू सी एक्स बल के प्रभाव में x बराबर 0 से x बराबर x1 तक विस्थापित होता है, तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य होगा। यानी दोस्तों में कोई विस्थापन के साथ परिवर्ती बल दिया हुआ है, वो दिया हुआ है सी एक्स, और उसके x बराबर 0 विस्थापन से x1 विस्थापन तक हमें बताना है कि उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। दोस्तों हम जानते हैं जो परिवर्ती बल के द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो होता है उसके विस्थापन, यानी कि है कि जो सीमा होती है उसके अंदर उसका जो बल होता है उसका विस्थापन के सापेक्ष जो समाकलन किया जाता है उसके इक्वल होता है। तो यहाँ से यदि अपन कार्य निकालेंगे तो इसकी जो हमें सीमा दी हुई है x बराबर 0 से x बराबर x1 तक दी हुई है, और जो हमें फोर्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है सी एक्स। तो इसका डी एक्स के सापेक्ष अपन कर देंगे समाकलन, यानी इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जो हमारा कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा सी एक्स का, यदि अपन समाकलन करेंगे तो हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, और इसके अंदर लिमिट रखेंगे अपन 0 से x1 तक। तो जो हमारा फाइनली वर्क दोस्तों में प्राप्त हो जाएगा वो प्राप्त हो जाएगा हमारा 1/2 सी x1 का स्क्वायर प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी इस बल के द्वारा x बराबर 0 से x1 तक जो कार्य किया जाएगा वो हो जाएगा 1/2 सी x1 का स्क्वायर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाली एवं बंद पात्र में एक समान दर से वाष्प को प्रवेश कराया जाता है तो पात्र में दाब होगा। यानी दोस्तों कोई पात्र है वो आपको दिया हुआ है, वो खाली है बिल्कुल से और वह बंद है यानी क्लोज है। तो यदि उसके अंदर यानी वाष्प को प्रवेश कराया जाता है तो आपको बताना है जो प्रेशर का मान होगा इसके अंदर वो किस प्रकार से परिवर्तित होगा। दोस्तों याद रखना, यदि इसको अंदर वाष्प में यानी भरेंगे यानी वाष्प को प्रवेश कराया जाता है तो यानी कि इसके अंदर पहले कोई भी यानी पदार्थ अवेलेबल यानी उपस्थित नहीं था, तो जैसे ही वाष्प को यदि मात्रा बढ़ती जाएगी तो प्रेशर का मान भी बढ़ता जाएगा। लेकिन दोस्तों प्रेशर का जो मान होता है एक निश्चित यानी कि मान तक यानी वृद्धि होती है, लेकिन उसके बाद में प्रेशर के मान में कमी होने लगती है। वो क्यों होने लगती है? क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे इसके अंदर वाष्प में वृद्धि करेंगे तो इसके जो अणु है उनके द्वारा इसकी सतह पर यानी कि है प्रेशर लगाया जाएगा, उसका मान बढ़ता जाएगा। लेकिन एक निश्चित प्रेशर के मान इसके जो अणु हैं यानी वाष्प का मान अधिक होने के बाद इसके अणु निकट आ जाते हैं, और निकट आने के बाद क्या होते हैं कि उसका जो प्रेशर का मान होता है फिर यानी कम होने लग जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी प्रेशर का मान पहले बढ़ता है और फिर घटने लग जाएगा। घटेगा कब? एक निश्चित प्रेशर का मान यानी कि है बढ़ते यानी कि निश्चित प्रेशर के मान के बाद क्या होगा कि जो वाष्प होता है उसके अणु यानी कि अधिक या निकट आ जाते हैं। निकट आने के बाद क्या होता है कि इस प्रेशर का जो मान होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। 1000 kg की एक लिफ्ट के तार में तनाव 1000 kg भार का है, तब लिफ्ट यानी दोस्तों आपको बताना है कोई लिफ्ट है उसके अंदर जो भार है वो यानी कि उसका जो द्रव्यमान है वो 1000 kg का है, उसका जो तनाव यानी तार है उसके अंदर तनाव भी 1000 kg भार का है। तो आपको बताना है कि जो लिफ्ट होगी वो ऊपर की ओर त्वरित होगी या नीचे की ओर त्वरित होगी या एक समान से गति करेगी। दोस्तों ये आपको बताना है। तो हम जानते हैं दोस्तों यदि कोई लिफ्ट होती है वो किसी एक्सीलरेशन के ऊपर की ओर यानी मोशन में होती है यानी ऊपर की ओर गति करती है, तो उसका जो यानी कि भार होता है उसके भार में वृद्धि हो जाती है, यानी उसके तार होता है उसके तनाव में भी वृद्धि होनी चाहिए। यदि दोस्तों वह है किसी एक्सीलरेशन से नीचे आती है तो उसका जो भार होता है उसके अंदर कमी होती है, और उसके भार में कमी होने के कारण जो तार का तनाव होता है उसके अंदर भी कमी होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों हमें दिया हुआ है कि जो तार का तनाव है वो यानी 100 kg भार का ही है, यानी कि लिफ्ट के भार यानी कि जो भार है उसके बराबर ही है। तो दोस्तों यानी कि ये जो इसके अंदर कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है ये हमें इसके पता चल जाता है, यानी कि इसके भार में ना तो कमी हुई है ना ही वृद्धि हुई है। इसका मतलब है कि किसी एक्सीलरेशन से ना तो ये ऊपर जा रही है ना ही नीचे जा रही है। तो दो ऑप्शन तो हमारे वैसे ही गलत हो गई। और दोस्तों हम जानते हैं
यानी कि यहाँ पर इसका जो एक्सीलरेशन है वो ज़ीरो है। तो एक्सीलरेशन ज़ीरो कब होता है? या तो वस्तु हमारी स्थिर रहती है या फिर वो है एक समान से गति करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों यदि जो लिफ्ट का भार है वो हमें दिया हुआ है 100 केजी, 1000 केजी दिया हुआ है और तार में तनाव भी 100 केजी दिया हुआ है। इसका मतलब उसमें एक्सीलरेशन ज़ीरो है और एक्सीलरेशन ज़ीरो है यानी 2 ही कंडीशन में होता है, या तो वह स्थिर रहे या फिर वह किसी एक समान से गति करे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तरंग है जिसमें माध्यम के कण एक तरंग संचरण की दिशा के लंबवत यानी गति करते हैं वो होती है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि ऐसी कौन सी तरंग है जिसके अंदर जो माध्यम के कण होते हैं वो तरंग संचरण की जो दिशा होती है उसके लंबवत दिशा में यानी कंपन करते हैं यानी उसमें गति करते हैं। दोस्तों वह तरंग होती है, याद रखना, वो होती है हमारी अनुप्रस्थ तरंग। और दोस्तों दूसरी तरंग होती है हमारी अनुदैर्ध्य। वो तरंग हमारी इस प्रकार से होती है कि इसमें जो माध्यम के कण होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा में इस प्रकार से गति करते हैं। तो जैसे हमारी जो ध्वनि की तरंगें होती हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं कि इसी स्थान पर जो कण होते हैं उसका जो घनत्व होता है वो अधिक होता है, किसी स्थान पर कम हो जाता है, किसी स्थान पर अधिक हो जाता है और किसी स्थान पर यानी कम होता है। तो यानी कि इस प्रकार से जो हमारी अनुदैर्ध्य होती है वो गति करती हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग होती है उसके अंदर जो माध्यम के कण होते हैं वो हमारी तरंग संचरण की दिशा होती है उसके लंबवत गति करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ का प्रथम तथा द्वितीय नियम सिद्ध करते हैं। यानी दोस्तों हमारे जो किरचॉफ के लॉ होते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड है वो आपको बताना है कि किस किस को सिद्ध करते हैं। दोस्तों याद रखना, जो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है वो क्या होता है कि कोई भी हमारी संधि है उसे यदि दो या यानी दो से अधिक तार निकलते हैं तो उसके अंदर दोस्तों जो हमारी जो इनपुट और आउटपुट धारा का मान होता है किसी संधि पर वो हमेशा संरक्षित रहता है यानी कि उनका योग जीरो होता है। यदि इसके अंदर 2 एम्पीयर की धारा इनपुट हो रही है तो इन तीनों तारों से जो आउटपुट होगी वो भी हमारी 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी। यानी दोस्तों किसी संधि पर जो आवेश होता है वो हमेशा संरक्षित रहता है यानी कि वो है ना तो परिवर्तित बढ़ता है ना ही कम रहता है, यानी कि ओनली एक तार से दूसरे तार में ही चला जाता है। यानी कि जो हमारा प्रथम नियम होता है वो आवेश के संरक्षण को सिद्धांत को वो सिद्ध करता है और जो दूसरा नियम होता है द्वितीय नियम में वो ऊर्जा संरक्षण के नियम को सिद्ध करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। याद रखना, जो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत को सिद्ध करता है और जो दूसरा नियम होता है सेकंड लॉ होता है वो एनर्जी कन्वर्जेशन का जो हमारा यानी प्रिंसिपल होता है उसको सिद्ध करता है यानी प्रूव करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है उसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है यानी मैग्नेटिक सस्पेक्स यानी पेक्टिबिलिटी होती है वो आपको बताना है जो टेम्परेचर होता है उसके साथ किस प्रकार से परिवर्तित होती है। दोस्तों हम जानते हैं, जो याद रखना, जो पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है काई, वो हमारा जो टेम्परेचर होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर का मान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे जो हमारी चुंबकीय प्रवृत्ति होती है काई उसका मान में यानी कमी होती है और जैसे टेम्परेचर का मान में कमी होती है तो काई के मान में वृद्धि होती है। यानी जो काई होती है यानी चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो हमारे टेम्परेचर यानी टी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों याद रखना, एक टेम्परेचर ऐसा होता है यानी उसे बोलते हैं अपन यानी कि क्यूरी टेम्परेचर। वो क्या होता है यानी कि जैसे जैसे अनुचुंबकीय पदार्थ का यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके चुंबकीय प्रवृत्ति में यानी कमी होगी और चुंबकीय प्रवृत्ति में कमी होने के बाद क्या होता है कि दोस्तों वह जो हमारा अ, यानी कि प्रतिचुंबकीय होता है उसमें परिवर्तित हो जाता है। यानी अनुचुंबकीय पदार्थ को जैसे ही अपन गर्म करेंगे तो किसी निश्चित टेम्परेचर के बाद क्या होगा कि वह प्रतिचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति टी के साथ यानी घटती है यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अच्छी चौक कुंडली का शक्ति गुणांक होता है। यानी दोस्तों हमारी जो चौक कुंडली होती है अच्छी चौक कुंडली उसके लिए शक्ति गुणांक बताना है कितना होता है। दोस्तों यानी चौक कुंडली होती है वो क्या होती है पहले याद रखना, वो एक ऐसी कुंडली होती है जिसका परिवर्तक अधिक रखा जाता है एवं में प्रतिरोध कम रखा जाता है। और इसका कार्य क्या होता है कि हमारा जो एसी करंट होता है यानी प्रत्यावर्ती धारा होती है उसको नियंत्रित करने में हमारी चौक कुंडली का यानी कि यूज किया जाता है। यानी कि उसको एसी करंट को नियंत्रित करने के लिए चौक कुंडली काम में ली जाती है। दोस्तों इसका जो शक्ति गुणांक होता है
कोस फाई यानी कि शक्ति गुणांक बराबर होता है R/L। ये इसका मान इसके लिए लगभग यानी कि है 0 प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों चौक कुंडली के लिए जो फाई का मान होता है, यानी यदि चौक कुंडली को उसी परिपथ में लगा देते हैं तो जो फाई का मान होता है वो लगभग यानी 90 प्राप्त होता है। तो कोस 90 का मान हमारा 0 प्राप्त होता है। तो यानी कि जो चौक कुंडली के लिए शक्ति गुणांक होता है वो लगभग 0 प्राप्त होता है। तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तारा जो नीला दिखाई देता है वह होगा। यानी दोस्तों कोई हमारा स्टार है वो हमें नीला ही दिखाई दे रहा है, तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो सूर्य के समान होगा, या सूर्य से ठंडा होगा, या वास्तविक में बहुत ठंडा होगा, या सूर्य से बहुत अधिक गर्म होगा। यानी दोस्तों याद रखना जो हमारा टेम्परेचर होता है वो कोई भी हमारा प्रकाश होती है, तरंग होती है, उसकी जो वेवलेंथ होती है यानी तरंग दैर्ध्य होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। और हम जानते हैं जो नीला रंग होता है उसकी तरंग दैर्ध्य का मान यानी कि है बिल्कुल कम होता है। तो यदि कोई हमें जो तारा है वो नीला दिखाई दे रहा है तो यानी उससे उत्सर्जित यानी जो प्रकाश है उसकी तरंग दैर्ध्य का मान कम है, और उसकी तरंग दैर्ध्य का मान कम होगा यानी तरंग दैर्ध्य का मान कम होगा तो उसका जो टेम्परेचर का मान होगा दोस्तों वो अधिक होना चाहिए। इसी कारण उससे यानी कम तरंग दैर्ध्य की यानी जो किरण होगी वो निकलेगी। तो दोस्तों यानी कि जो उसका जो टेम्परेचर होता है वो सूर्य के टेम्परेचर से बहुत अधिक होता है, यानी सूर्य से वह बहुत गर्म होता है। क्योंकि हम जानते हैं जो वेवलेंथ का मान होता है वो टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि वेवलेंथ का मान कम है तो टेम्परेचर का मान बहुत ही अधिक हो जाएगा। तो यानी कि जो यदि कोई तारा है जो नीला दिखाई दे रहा है तो वह सूर्य से बहुत अधिक गर्म होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आज के कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों हम आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों ये हमारे चैनल के साथ रेगुलर बने रहिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को भी ज्वाइन कर लें और हमारे इस वीडियो को भी लाइक कर दें। जय हिंद दोस्तों।